हेलो नमस्कार। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन की, जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? वंशानुगति की बेसिक इकाई क्या है? दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो अनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेकर जाती है। ऑप्शन है इसका प्रोटीन, जीन, क्रोमोजोम और एलील। ये चार ऑप्शन है, तो आंसर इसका होगा जीन। तो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जीन, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है। क्रोमोजोम जो है, क्रोमोजोम यूनिट नहीं है। क्रोमोजोम के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। जीन है डीएनए का पार्ट, और डीएनए रहता है क्रोमोजोम के अंदर। और क्रोमोजोम में दो चीजें होती है, डीएनए प्लस प्रोटीन। मेनली ये दो चीजें होती हैं, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन, स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन। एलील, एलील तो कुछ नहीं, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील कहते हैं। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशिंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थ्रू हिज वर्क विद पी प्लांट? वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसको क्रेडिट जाता है वंशानुगति के नियम जो थे उनको देने के लिए, जिसने पी पर काम किया था, मटर पर? तो ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल और रोजालिन फ्रैंकलिन। तो आंसर होगा इसका सी, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने मटर पे काम किया था, मटर के 7 लक्षणों पर काम किया था, और इस पर इसने जो रिसर्च पेपर लिखा था वो 1865 में इसने प्रेजेंट किया था, और 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का। और इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दो नियम दिए थे। इसके अलावा इन्होंने प्रभाविता के नियम के बारे में भी बताया था। 3 चीजों के बारे में बताया था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बाकी जो है, चार्ल्स डार्विन को तो हम जानते ही हैं कि जो इन्होंने इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। बड़ी फेमस थ्योरी है इनकी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जेम्स वाटसन, वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और रोजालिन फ्रैंकलिन ने जो है, इन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से फोटो लिया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन से इन्होंने फोटो लिया था डीएनए का, जिसका यूज करके वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसकी डेथ हो गई थी 1958 में, जिस वजह से इसे नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो नोबेल प्राइज में नहीं थी, वाटसन एंड क्रिक ने मिला था और विल्किंस को मिला था, इसको नहीं मिला था। इन ह्यूमन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम आर देयर? कितने गुणसूत्रों के पेयर होते हैं इंसान के अंदर? आंसर है इसका 23, बी। 23 जोड़े होते हैं, और टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, पेयर होते हैं। और इसको हम 2n लिखते हैं, 2n इक्वल टू 46 और n इक्वल टू 23, और x इक्वल टू भी, जो बेसिक क्रोमोजोम नंबर होता है, 23। 2n को डिनोट करते हैं सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर से, जो हमारी सोमेटिक सेल में होते हैं। n को डिनोट करते हैं गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर से, जो गैमिट में होता है, गैमिट यानी कि सेक्स सेल में होता है। और x को कहते हैं बेसिक क्रोमोजोम नंबर। तो इंसान के अंदर बेसिक क्रोमोजोम नंबर और गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर दोनों इक्वल है। ठीक है। व्हीट की अगर बात की, व्हीट के अंदर कितने गुणसूत्र है? व्हीट के अंदर है, व्हीट में भी ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर, ट्रिटिकम एस्टिवम में है 42 गुणसूत्र। तो वहां 2n लिखेंगे हम 42, n लिखते हैं 21, लेकिन उसका x जो बेसिक क्रोमोजोम होता है वो होता है 7। इसका 7 बेसिक क्रोमोजोम नंबर है।
इंसान जो है वो डिप्लॉइड स्पेसीज है, यानी कि उसके हर एक बेसिक क्रोमोसोम नंबर की 2 कॉपी होती है। गेहूं जो है वो हेक्साप्लॉइड है, यानी कि हेक्साप्लॉइड का मतलब ये है कि इसके बेसिक क्रोमोसोम नंबर की 6 कॉपी प्रेजेंट होती है। तो इसमें अगर 6 हर एक गुणसूत्र की 6 कॉपी प्रेजेंट है तो ये 42, इसलिए इसको हेक्साप्लॉइड कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम को। What is the term for the alternative form of a gene that occupy the same position? जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म जो रूपांतरित रूप है, वैकल्पिक रूप है, उसे क्या कहते हैं? वो सेम पोजीशन पर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? वे गुणसूत्र जो मियोसिस के दौरान पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और पेयरिंग कब होती है मियोसिस में? अगर बात की जाए होमोलोगस क्रोमोसोम में, जाइगोटीन जो उपस्थित होती है उसके दौरान इसमें जोड़े बनाते हैं जाइगोटीन में। तो क्या होता है अल्टरनेटिव फॉर्म? ये होता है जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म। ऑप्शन है इसमें जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील या क्रोमेटिड। ये होता है एलील। तो जीन के दूसरे वैकल्पिक रूप को एलील बोलते हैं। और ये जो होता है सेम पोजीशन पे होते हैं, उस पोजीशन को लोकस वर्ड दिया जाता है। गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर जीन उपस्थित होते हैं, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है और यहां पर ये एक जीन है, जीन ए, तो इस स्थान को लोकस बोलेंगे। इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लीजिए यहां पर दूसरा एलील उपस्थित है, दूसरा एलील को हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। तो दोनों का लोकेशन सेम है, ये देखो इस पर यहाँ, ये भी बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इसके समान ही लोकस पे है। तो ये दो रूप हो गए एक जीन के, ए कैपिटल और ए स्मॉल। क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड आप जानते हो जीन, ये जो हमारा गुणसूत्र होता है इसमें दो क्रोमेटिड है, एक दो। सिंगल क्रोमेटिड भी होता है गुणसूत्र में ऐसे, और डबल क्रोमेटिड भी होता है। एक जीन के दो ये जो भाग हैं इनको क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल 100% सेम होते हैं। Which type of genetic disorder is caused by mutation in a single gene? केवल एक जीन में म्यूटेशन होने से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और जो ऑफन फॉलो द मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न? याद रखना, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न वे ही कैरेक्टर फॉलो करते हैं जो एक जीन से गवर्न होते हैं, क्योंकि मेंडल ने जिन लक्षणों पर काम किया था, जिन लक्षणों के बारे में बताया था, वे सारे के सारे लक्षण एक ही जीन से गवर्न होते थे, एक ही जीन से। आगे चल के पता चला कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे जीन भी एक लक्षण को तय करते हैं, जीन का इफेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं होता है, दूसरे जीनों से प्रभावित होते हैं, वो सब एक्टिविटी कहलाती है नॉन मेंडेलियन। तो यहाँ पर पूछा इसने मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऐसा कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक ही जीन में चेंज होने से हुआ है और वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिखाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पता कैसे चलेगा? अगर एक लक्षण को लेकर बात कर रहे हैं तो F2 में फिनोटिपिक रेशो 3:1 आएगा और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। ये फिनोटिपिक रेशो, ये जीनोटिपिक रेशो। अगर ये रेशो नहीं आ रहा है तो फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है। ये मोनो हाइब्रिड के लिए है, जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करते हैं। और जब दो लक्षण को लेकर क्रॉस करेंगे हम डाई हाइब्रिड के लिए, तो F2 में फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1 आएगा, ठीक है ना। ये आपका फिनोटिपिक अनुपात आया है। अगर ये अनुपात नहीं आ रहा है दो लक्षणों को लेकर तो वो नॉन मेंडेलियन होगा। अगर ये अनुपात आता है कि नहीं दो लक्षणों को लेकर तो वे मेंडेलियन इनहेरिटेंस दिखाते हैं। तो इसमें एक जीन से जो होता है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर बोलेंगे, उसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलेंगे, सिंगल जीन डिसऑर्डर बोलेंगे, या मल्टीफैक्टोरल जीन डिसऑर्डर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल तो बहुत है, जैसे हीमोफीलिया है, हंटिंगटन डिजीज है, अभी आगे देखेंगे उसको, एक क्वेश्चन उसका भी है। हंटिंगटन डिजीज है, हीमोफीलिया है, इसके अलावा इसका सिकल सेल एनीमिया है, और टीबी है, सिस्टिक फिब्रोसिस है। ये सब जो है सिंगल जीन डिसऑर्डर है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, तीसरा आप जैसे हंटिंगटन डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, चौथा ले लीजिए आप हीमोफीलिया।
ये सारे के सारे एग्जांपल है। टीबी जो एक ही जीन से गवर्न होते हैं, एक जीन में थोड़ा सा चेंज हुआ तो ये बीमारियां हो जाती है। सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज है, हीमोफीलिया है, टीबी, ये इस तरह की जितनी भी बीमारी है ये जेनेटिक बीमारी है, लेकिन एक ही जीन में चेंज होता है उसकी वजह से होता है। ये सारी की सारी बीमारी मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करेगी। अगर आप इनके लक्षणों को देखोगे तो ये इसी रेशो में अनुपात देंगे। बाकी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो बहुत सारे हैं, इसके बारे में तो डाउन सिंड्रोम है गया। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, अगर इंसान के अंदर 21वां हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है 21 नंबर का, तो वो डाउन सिंड्रोम होगा। क्राइडू चैट होता है एक, क्राइडू चैट, ये हमारा अगर 13 नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसमें से अगर कुछ हिस्सा टूट जाए तो क्राइडू चैट होता है, इसको क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम होता है, अभी देखते हैं इनको। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, ये होता है अगर मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम हो जाए तो यानी कि टोटल क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे 47, तो पूरा एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाए किसी मेल के अंदर तो इसको क्लीन फेल्टर सिंड्रोम में आता है। एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम जो है आपका, ये अगर हमारा जो 13 नंबर का गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी हो, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। एडवर्ड सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम जो है ये 18 गुणसूत्र, 18 नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हो जाए तो इसके अंदर भी 47 होंगे, यहाँ भी 47 होंगे। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में होता है, जब फीमेल के अंदर, इंसान के फीमेल के अंदर जब 45 गुणसूत्र होते हैं और जो कमी होती है एक गुणसूत्र की वो एक्स होता है, एक एक्स नहीं होगा यहाँ पर, एक एक्स नहीं होगा, केवल एक एक्स रहता है, तो यहाँ 45 गुणसूत्र रहते हैं। तो एक्स क्रोमोजोम के लिए हम इसको बोलते हैं मोनोसोमी, केवल एक गुणसूत्र है, मोनोसोमी एक्स क्रोमोजोम के लिए। तो ये सब जो एग्जाम्पल है आपके, क्लीन फेल्टर हो गए, डाउन सिंड्रोम जो भी लिखा है, क्राइडू चैट हो गए, ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। सिंगल जीन डिसऑर्डर का मतलब इसमें क्या पूरा का पूरा क्रोमोजोम या तो कम है या ज्यादा है। सिंगल जीन डिसऑर्डर का मतलब है एक जीन में कोई चेंज होता है उससे जो बीमारी होती है, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस देखा मैं, सिकल सेल एनीमिया, हंटिंगटन डिजीज, हीमोफीलिया, ट्यूबरोसिस, स्क्लेरोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, ये सब है सिंगल जीन डिसऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीआरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका ट्रांसक्रिप्शन में है, ट्रांसलेशन में है, रेप्लिकेशन में है, म्यूटेशन में। इसका रोल होता है आपका ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन देखो क्या होता है, एक सेंट्रल डोगमा दिया था, सेंट्रल डोगमा होता है एक टर्म जो एक सीक्वेंस को बताता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। ये सेंट्रल डॉग में क्रिक ने दिया था, ये शायद 1962 में क्रिक ने दिया था इसको, इसको इसके इसकी स्पेलिंग शायद ये है क्रिक, क्रिक ने दिया था। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हो आप ट्रांसक्रिप्शन। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। और डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए का बनना। जब डीएनए का द्विगुणन होता है, बहुत सारी कॉपी बनती है, तो डीएनए से डीएनए का बनना ही होता है रेप्लिकेशन। तो जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में टीआरएनए क्या करता है, ये जो हमारा एमआरएनए होता है, तीन तरह का आरएनए होता है, एक एमआरएनए, एक आरआरएनए
और एक होता है टीआरएनए। तो जो हमारा एमआरएनए है उस पर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जैसे मान लीजिए AUG, ACC, AUG, AAA, कुछ भी सीक्वेंस मान लीजिए, ACC, इनको तीन सीक्वेंस को, तीन न्यूक्लियोटाइड को एक साथ मिलाकर बोलते हैं कोडोन। ये क्या करता है टीआरएनए, इस कोडोन के हिसाब से अपने साथ एमिनो एसिड लाकर जोड़ता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनती है और प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। तो कौन सी एमिनो एसिड कहाँ जुड़ेगी, किसके साथ जुड़ेगी, ये होता है डिसाइड कोडोन से। और कोडोन को पढ़कर एमिनो एसिड को लेकर आना यहाँ तक का काम होता है टीआरएनए का। ट्रांसफर करता है ये कोशिका के अंदर जो एमिनो एसिड रहती है उसको, यहाँ पर जब राइबोसोम प्रोटीन बनाता है एमआरएनए के ऊपर बैठकर, तो इसकी ये कोडोन को रीड करता है टीआरएनए, और ये एमिनो एसिड को लाकर, एक एमिनो एसिड यहाँ जुड़ जाएगी, दूसरी इसके हिसाब से जुड़ेगी दूसरे कोडोन के, तीसरे तीसरे कोडोन के, इनके बीच में बॉन्ड बनता रहता है, इस तरह से प्रोटीन बनती है। म्यूटेशन तो अलग चीज है ना। ह्यूगो डी वरीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था, और म्यूटेशन होता है सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप। किसी भी लक्षण की फिनोटाइप में सडन, अचानक जो वंशानुगत परिवर्तन होता है उसे म्यूटेशन कहते हैं। इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स, डीएनए में जब दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, डबल हेलिक्स मॉडल है ना, तो मान लीजिए अगर यहाँ एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर यहाँ क्या होगा, तो ये पूछ रहा है कि किसके साथ ये जोड़ा बनाता है। एडेनिन हमेशा जोड़ा बनाता है, इसमें दो बॉन्ड बनते हैं टी के साथ, तो ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये बनाता है थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और दो बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बनाता है, इसमें तीन बॉन्ड होते हैं। और जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है, और डीएनए में इसकी जगह पर थाइमिन होता है। तो इसका आंसर हो गया बी, थाइमिन, क्योंकि डीएनए का पूछ रहा है। तो डीएनए में तो ए हमेशा टी के साथ, अगर यहाँ आरएनए पूछ लेता हो आरएनए में, तो इसका आंसर होता है फिर यूरेसिल, क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर, यानी कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर कौन सा है, सेक्स क्रोमोजोम से लिंक डिसऑर्डर कौन सा है। चार डिसऑर्डर दिए हैं, हीमोफीलिया, हंटिंगटन डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और डाउन सिंड्रोम। देखो, चारों की चारों बीमारी जेनेटिक बीमारी है, लेकिन सेक्स लिंक से कौन सी, यानी कि एक्स क्रोमोजोम जो हमारा है उससे जुड़ी हुई कौन सी बीमारी है, जिसका जीन, जिस जीन बीमारी को क्रिएट करने वाला जीन सेक्स क्रोमोजोम पे है, तो इसका आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब ये बीमारी होती है जहां रक्त का थक्का नहीं जमता, अगर कुछ कट हो जाए बॉडी पर तो रक्त बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। और इसका जो जीन होता है ये एक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित होता है। और एक चीज और याद रखना है कि रिसेसिव कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब यह है कि अगर ये फीमेल के अंदर है, ये अपने आप को तभी प्रकट करेगा जब दोनों क्रोमोजोम पर इसका जीन उपस्थित हो, यानी कि हीमोफीलिया क्रिएट करने वाला म्यूटेशन दोनों गुणसूत्र पर जो उपस्थित जीन है उसमें हो। और मेल के अंदर एक्स वाई है, तो यहाँ पर जब एक्स में होगा तब ये जीन अपने आप को शो करेगा। हंटिंगटन डिजीज क्या है, हंटिंगटन डिजीज ये है, ये न्यूरो सिस्टम से संबंधित होती है कि जब ब्रेन की न्यूरो सेल जो होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है तब हंटिंगटन डिजीज होती है। ये बीमारी जो है ये भी जेनेटिक बीमारी है, और ये क्रोमोजोम नंबर 4 पर ऊपर, क्रोमोजोम जो है 4th है हमारा, उस पर म्यूटेशन की वजह से पैदा होती है हंटिंगटन डिजीज। और ये जो ब्रेन की जो नर्व सेल है उनका ब्रेकडाउन होता है उससे होती है, ठीक है। और ये जनरली 30 से 50 साल की एज तक के मनुष्य को दिखती है, में ज़्यादा दिखाई देती है। और जब ब्रेन की प्रॉब्लम होती है तो इसमें ब्रेन हेमरेज और आपका मूवमेंट, ब्रेन पर कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये सब इसमें अनकंट्रोल मूवमेंट होता है, एंजाइटी होती है, इमोशनली इंस्टेबिलिटी होती है,
पर्सनैलिटी चेंज जो होता है, स्विंग पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी देर में खुशी होना, इस तरह की मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़ी भयानक बीमारी है ये, 30 से 50 साल की एज में ज़्यादातर दिखाई देती है। जो पहले भी, अगर 30 से पहले भी ये बीमारी किसी किसी के दिखाई देती है तो उसको हम बोलते हैं फिर जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज। जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज अगर 30 से पहले है, 30 ईयर एज से पहले, तो क्रोमोजोम नंबर 4 पे, और ये डोमिनेंट शो करता है। इसका लक्षण हीमोफीलिया का रिसेसिव है, रिसेसिव नेचर शो करता है, और हंटिंगटन डिजीज का डोमिनेंट है। लेकिन आंसर इसका हीमोफीलिया है इस क्वेश्चन का, तो क्योंकि इसका जीन जो है वो एक्स क्रोमोजोम पे है। हंटिंगटन डिजीज का जीन जो है ऑटोसोम क्रोमोजोम यानी कि क्रोमोजोम नंबर 4 पे है। एक होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस का जो गुणसूत्र है ये होता है क्रोमोजोम नंबर 7 पर, क्रोमोजोम नंबर 7 पर होता है, और ये होता है रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि तभी अपने आप को शो करेगा जब दोनों जो होमोलोगस क्रोमोजोम पर जो एक जीन की दो कॉपी है, दोनों जगह पर, दोनों क्रोमोजोम पर इसकी उपस्थिति होती है, इस म्यूटेशन की जो इस जीन की वजह से होता है, तो तब ये अपने आप को शो करेगा। और इसमें क्या होता है, कफ की प्रॉब्लम होती है इसमें, हमारे जो लंग्स में जो है कफ जम जाना होता है इसमें। और इसकी जो टेस्टिंग करते हैं वो या तो जेनेटिक टेस्ट होगा उसका, डीएनए टेस्ट, या पसीना होता है, अगर खारा पसीना है, नमकीन रहता है, इनमें पसीने की प्रॉब्लम रहती है, और ये जो होता है नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट डालती है ये। और एक गाढ़ा बलगम जम जाता है बॉडी के अंदर, जिससे हमारे लंग्स है, पेनक्रियाज है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सब प्रभावित होते हैं इससे। डाउन सिंड्रोम तो आपने देख ही लिया कि ये जो हमारे अंदर गुणसूत्र नंबर 21वां होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, यानी कि इसमें जिस इंसान के अंदर डाउन सिंड्रोम होगा उसमें 47 गुणसूत्र होंगे 46 की बजाय, और 47 जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम हुआ है वो 21वां जोड़ा जो है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो गई। जब किसी गुणसूत्र की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं आप ट्राइसोमी। और जब एक ट्राइसोमी, और जब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तब बोलते हैं उसको मोनोसोमी। तो यहाँ पर यह है 21वें क्रोमोजोम के लिए यहाँ ट्राइसोमी होती है डाउन सिंड्रोम में। इससे क्या होता है कि मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें काफी डिले होता है जिस इंसान के अंदर ये होती है। व्हाट इज द टर्म फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोजोम? क्रोमोजोम पर जहां जीन उपस्थित होते हैं उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, यह भी हमने डिस्कस किया। आंसर है इसका लोकस, है ना। कोई गुणसूत्र है मान लीजिए, और यहाँ पर ये जीन उपस्थित है, तो इस जीन पर उपस्थित, इस जहां पर ये जीन उपस्थित होता है उस स्थान को बोलते हैं लोकस। और जो ये बीच वाला बिंदु होता है ये, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। कोडोन एक्सोन ये अलग है। कोडोन तो क्या होता है कि जो हमारा आरएनए डीएनए होता है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होती है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, एक लंबी श्रृंखला, ये हमारा जो डीएनए आरएनए है वो इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये मान लीजिए डीएनए है, इसकी जो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर तय करती है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ेगा। ये 3 न्यूक्लियोटाइड की एक ट्रिपलेट बोलते हैं इसको कोडोन। ये 3 न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर बनते हैं ये तय करते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर ऐड होगा। और इन न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड को ही बोलते हैं हम कोडोन। ठीक है, इन 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ बोलते हैं कोडोन। एक्सोन, इंट्रोन क्या होता है? ये एक्सोन होता है कि इसका दूसरा वर्ड होता है इंट्रोन। एक्सोन क्या होता है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो आरएनए में बहुत सारी सीक्वेंस ऐसी होती है जब डीएनए से, जिन, ये मान लीजिए आपका आरएनए है, डबल स्ट्रैंड मत मानिए इसको, ये एक ही स्ट्रैंड है ऐसे। तो डीएनए का, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ये डीएनए में कह लीजिए कि डीएनए का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो प्रोटीन बनाने में काम नहीं आता है, जिसका प्रोटीन में कोई योगदान नहीं होता है, उस हिस्से को बोलते हैं आप इंट्रोन। इसका प्रोटीन बनाने में कोई काम नहीं है।
मान लीजिए ये इतना हिस्सा है इसका प्रोटीन में, ये यहाँ पर हो गया, इसका प्रोटीन बनाने में कोई काम नहीं है, इसका, ये सब हो गए आपके इंट्रोन। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है जो प्रोटीन बनाने में काम आएगा, इसको बोलते हैं आप एक्सोन। यही प्रोटीन बनाने में, यही एक्चुअल जीन की तरह व्यवहार करेगा। अब क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, उस आरएनए की प्रोसेसिंग होती है, और जब ये प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये हिस्सा जो है, ये इंट्रोन है, डिलीट हो जाता है, इसको डिलीट कर दिया जाता है और केवल एवं केवल ये रखा जाता है। तो मान लीजिए जब ये डिलीट हो जाएगा तो इतना सा बचेगा, ये ऐड हो गया, ये पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मान लीजिए ये ऐड हो गया, तीनों पार्ट, ये बचा, ये एक्चुअल जीन है हमारा, और जिससे प्रोटीन बनेगी, जिसका ट्रांसलेशन होगा। तो डीएनए से आरएनए जो बना, जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसमें तो बहुत सारा हिस्सा ऐसा होता है जिसका प्रोटीन बनाने में योगदान नहीं होता, जो एक्स्ट्रा रहता है। अब जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको डिलीट किया जाता है और उस एक्स्ट्रा हिस्सों को बोलते हैं इंट्रोन। जो काम का हिस्सा होता है, जो प्रोटीन बनाने के काम आता है, वो होता है आपका एक्सोन। एक्सोन केवल रह जाता है, और ये जो एक्सोन का हिस्सा बचा है, इसी को आप एमआरएनए बोलते हो। ठीक है, यही एमआरएनए होगा, ये एमआरएनए नहीं है जब इसमें इंट्रोन है। ठीक है, अब यही प्रोटीन बनाने के काम आएगा, यही एक्चुअल में जीन की तरह व्यवहार करेगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पीसीआर का क्या पर्पज होता है? ये एक मशीन होती है जो लेबोरेटरी में रहती है, बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी मान लीजिए, उसमें लेबोरेटरी में रहती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का, डीएनए रेप्लिकेशन का, जीन क्लोनिंग का, या आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का। तो इसका आंसर है आपका जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? इसका काम क्या करते हैं कि लेबोरेटरी में मान लीजिए हम किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमने कहीं से डीएनए लिया, किसी पत्ती का, सीड का, या किसी भी हिस्से का डीएनए लिया। हमारे पास एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, उस पर रिसर्च करने के लिए उस हिस्से की बहुत बड़ी क्वांटिटी हमें चाहिए अगर, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है। वे एक हिस्से की, उस जीन की या उस डीएनए की, वो जो बहुत सारी कॉपी बनती है, उसी को बोलते हैं क्लोनिंग। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं बहुत सारी, एक छोटे से हिस्से की, जो उस डीएनए की, उस प्रोटीन, उस डीएनए की, उस जीन की जब बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है, क्लोनिंग की जाती है, तो वो काम लेबोरेटरी में किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने इसको पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।